मानने वालों ने ईश्वर को कई नाम दिए हैं, जिसे एक नाम है ऊपर वाला, जो देता है और कभी कभी तो छप्पर फाड़ कर देता है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग नास्तिकता पर जोर देते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें भी ऊपर से एक तोहफा मिला। घटना 1960 की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक जासूस आसमान से गिरा और सीधा सोवियत संघ की झोली में जा टपका। कोल्ड वॉर का दौर, लड़ाई थी अमेरिका और सोवियत संघ में, लेकिन एक तीसरा देश भी था जो बीच में फंस गया था, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। सोवियत संघ ने धमकी देते हुए कहा था कि कायदे से रहो वरना पेशावर पर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। सोवियत अमेरिका की इस लड़ाई में पाकिस्तान का नाम कैसे आया, कैसे पकड़ा गया जासूस और क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हुआ हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत एक किस्से से, जिसे पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव सुल्तान मोहम्मद खान ने अपने संस्मरणों में दर्ज किया है। साल 1960 की बात है। एक रोज उनकी और एक सोवियत राजदूत डॉक्टर कापित्सा की मुलाकात हुई। सुल्तान मोहम्मद को कापित्सा के इरादे मालूम थे। रूस ने हाल ही में अमेरिका का एक खोजी प्लेन मार गिराया था और उनका आरोप था कि इस प्लेन ने पाकिस्तान से उड़ान भरी है। सुल्तान मोहम्मद भी पुराने खिलाड़ी थे, पूरी तैयारी से आए थे। हाथ मिलाने जैसी औपचारिकताएं पूरी हुई और फिर शुरू हुई बातचीत। उम्मीद के मुताबिक कापित्सा ने पहला सवाल दागा, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि अमेरिकी प्लेन पाकिस्तान की जमीन से उड़ा था? सुल्तान मोहम्मद ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हम इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। मोहम्मद को लगा था कि इसके बाद आगे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कापित्सा नाक भौं सिकोड़ेंगे और वहां से चले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिससे मोहम्मद के माथे से पसीना टपकने लगा। कापित्सा अपना एक हाथ जेब में डाले हुए थे। हाथ बाहर निकला तो उसमें एक कागज था। कापित्सा ने वो कागज मोहम्मद की ओर बढ़ाया। देखा तो वो एक कबूलनामा था, उस अमेरिकी पायलट का जो प्लेन गिराए जाने के बाद जिंदा पकड़ लिया गया था। उसने स्वीकार किया था कि वो एक जासूसी मिशन पर था और उसने पाकिस्तान के पेशावर से उड़ान भरी थी। साथ में और डिटेल्स भी थी, मसलन कैसे पाकिस्तान ने अपना एक सैन्य हवाई अड्डा अमेरिका को सौंप दिया था ताकि वो वहां से सोवियत संघ के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे सके। अब तक सुल्तान मोहम्मद के मुंह पर ताला पड़ चुका था। किसी को खबर नहीं थी कि अमेरिकी पायलट जिंदा पकड़ा गया है। इस चक्कर में अब पाकिस्तान बुरी तरह फंसने वाला था। कापित्सा वहां से लौट गए। जाते हुए बोले, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो न्यूक्लियर मिसाइल के एक ही हमले में पूरा पेशावर उड़ा देंगे। कुछ सालों बाद ये मसला शांत हुआ, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को रूस जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि जैसे पहले भी बताया, असली लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच थी और सोवियत प्रीमियर निकिता खुर्शचेव चाहते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भी इस कांड के लिए माफी मांगे। इस घटना के 2 हफ्ते बाद पेरिस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी खूब पटाखे छूटे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस कहानी की शुरुआत पर। साल 1957 की बात है। पाकिस्तान के वजीर आजम फिरोज खान नून और अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके तहत पेशावर के नजदीक एक हवाई अड्डा अमेरिका को सौंप दिया गया और बदले में पाकिस्तान को मिले खूब सारे डॉलर। यह हवाई अड्डा क्यों चाहिए था अमेरिका को? दरअसल कुछ साल पहले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने U-2 नाम का एक विमान इजाद किया था, लड़ाकू विमान। इस विमान की खास बात यह थी कि ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था। अमेरिका के दुश्मन देश रूस का कोई विमान इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। साथ ही हर तरह के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते इस विमान को लेडी ड्रैगन के नाम से भी बुलाया जाता था। इसी लेडी ड्रैगन की मदद से अमेरिका सोवियत संघ के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम की जासूसी करना चाहता था, लेकिन इसके लिए सोवियत संघ के ऊपर से उड़ान भरना जरूरी था ताकि तस्वीरें आदि ली जा सके। पेशावर का हवाई अड्डा सोवियत संघ के मध्य एशिया वाले राज्यों से बिल्कुल नजदीक था। यहाँ से उड़ान भरना भी आसान था और इसी चक्कर में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डील हुई थी। करार 1957 में हुआ और पहली उड़ान भरी गई 1959 में। अमेरिका नहीं चाहता था कि पकड़े जाने की स्थिति में उसका नाम आए, इसलिए उसने ब्रिटेन से पायलट मंगवाए।
इस समय तक अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। बताते हैं कि पेशावर अड्डे को इस कदर खुफिया रखा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जो तब कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें भी एक बार वहां घुसने से रोक दिया गया था। बहरहाल शुरुआत में ब्रिटिश पायलटों के जरिए U-2 विमान 2 बार सोवियत सीमा में दाखिल हुए और खुफिया ठिकानों की तस्वीरें खींच कर लाए। 1960 के अप्रैल में अमेरिका ने तय किया कि वो CIA ट्रेंड अमेरिकी पायलटों से ही ये मिशन करवाएगा। 9 अप्रैल 1960 के रोज एक U-2 विमान पेशावर से उड़ा और फोटो खींचता हुआ सोवियत सीमा से गुजर गया। यानी ये मिशन भी पुराने मिशन की तरह सफल रहा था। लेकिन अमेरिका को ये पता नहीं था कि सोवियत टोही विमानों ने इस मिशन की भनक पा ली थी। फिर भी सोवियत संघ चुप रहा, क्योंकि जल्द ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पेरिस में एक शिखर वार्ता होने वाली थी, जिसमें ऐतिहासिक होने की पूरी संभावना थी। आइजनहावर और निकिता क्रुश्चेव के बीच हाल के सालों में खूब जमने लगी थी और सबको लग रहा था कि पेरिस वार्ता के बाद शीत युद्ध की बर्फ तेजी से पिघल जाएगी। पेरिस सम्मेलन की तारीख तय की गई थी 16 मई, लेकिन अमेरिका फिर अमेरिका था। वार्ता से 2 हफ्ते पहले उसने कांड कर दिया। 1 मई को एक U-2 विमान सोवियत सीमा में फिर से दाखिल हुआ, लेकिन इस बार सोवियत मिसाइलें चौकन्नी थी। मिसाइल से प्लेन को मार गिराया गया। प्लेन को चलाने वाले पायलट का नाम था फ्रांसिस गैरी पावर्स। पैराशूट की मदद से वो अपनी जान बचाने में कामयाब तो रहे, लेकिन इसी चक्कर में सोवियत अधिकारियों के हत्थे चढ़ गए। पावर्स ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। उधर अमेरिका को जब एहसास हुआ कि इस मामले में वो फंस सकते हैं, तो उन्होंने एक नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी। नासा ने प्रेस को बुलाकर बयान जारी किया कि उनका एक प्लेन जो मौसम पर शोध करने के लिए उड़ा था, तुर्की के पास कहीं क्रैश कर गया है। इस कहानी को बेचने के लिए बाकायदा U-2 विमानों पर बड़े बड़े अक्षरों में नासा लिखकर प्रेस के आगे पेश किया गया। सब कुछ इस उम्मीद में किया जा रहा था कि जासूसी प्लेन के पायलट की मौत हो चुकी है। सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ये पूरा नाटक देख रहे थे। उन्हें असलियत पता थी और उनके पास सबूत भी था। फिर भी उन्होंने अपने बयान में पायलट के जिंदा होने वाली बात को छुपाए रखा। बस इतना कहा कि अमेरिका का एक जासूसी प्लेन बरामद हुआ है। इससे अमेरिका का हौसला और बुलंद हो गया। अगले कुछ दिनों तक नासा का प्लेन गायब होने की खबरें छाई रहीं, जिनमें यही कहा गया कि ये एक मौसम संबंधी उड़ान थी। 7 मई को क्रुश्चेव ने अपने पत्ते खोले और सबके सामने गैरी पावर्स के जिंदा होने का ऐलान कर दिया। आइजनहावर प्रशासन के लिए ये शर्मिंदगी की बात थी। कुछ दिनों में शिखर वार्ता होनी थी, जिस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे थे। बावजूद इसके क्रुश्चेव ने आइजनहावर को एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपनी गलती मान ले और अपनी सभी जासूसी गतिविधियों पर रोक लगा ले, तो शिखर वार्ता नियत प्लान के तहत आगे बढ़ेगी, वरना वो इसका बहिष्कार कर देंगे। आइजनहावर ने कुछ शर्तें मान तो ली। उन्होंने स्वीकार किया कि जासूसी प्लेन उनका है और उन्होंने आगे के सभी जासूसी मिशन पर रोक भी लगा दी, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने सोवियत संघ पर आरोप लगाया कि वो भी ऐसी ही जासूसी हरकतें करता रहता है। इस हंगामे के बावजूद 16 मई को दोनों देश पेरिस में शिखर वार्ता में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन 3 घंटे में ही जासूसी प्लेन प्रकरण का मुद्दा इतना हावी हो गया कि शिखर वार्ता वहीं रोक दी गई। क्रुश्चेव ने कुछ महीने पहले आइजनहावर को मॉस्को आने का न्योता दिया था। वो न्योता भी वापस ले लिया गया। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्ते में और तनाव आ गया, जिसके चलते 1962 में दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध की दहलीज तक पहुंच गए थे। मामला यह था कि रूस ने चुपके से अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा तक न्यूक्लियर मिसाइल्स पहुंचा दी थी और इस चक्कर में एक बड़ा बवाल पैदा हो गया था। इस घटना को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में लंबी कहानी है। फिलहाल लौटते हैं जासूसी प्लेन वाली कहानी पर। अमेरिका से शुरुआती भिड़ंत के बाद सोवियत संघ ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, क्योंकि इस प्रकरण में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ था। शुरुआत में पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब सोवियत संघ ने पाकिस्तान को परमाणु हमले की धमकी दी, पाकिस्तान ने पूरा दोष अमेरिका पर डाल दिया। आर्मी की तरफ से बयान जारी हुआ कि उन्हें अमेरिकी जासूस प्रोग्राम की कोई जानकारी नहीं थी। 1965 में राष्ट्रपति अयूब खान जब मॉस्को गए, उन्हें वहां इस मामले पर माफी भी मांगनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। मॉस्को में अयूब खान ने सोवियत विदेश मंत्री आंद्रे ग्रेमिको से मुलाकात की। अयूब बोले, चूंकि आप कभी पाकिस्तान नहीं आए, इसलिए मैं आपको वहां आने का न्योता देता हूं। ग्रेमिको ने जवाब दिया, मैं U-2 से हमेशा आगे रहता हूं। ये उनका तंज था।
पकड़े गए पायलट गैरी पावर्स का क्या हुआ? पावर्स को सोवियत रूस की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन फिर 1962 में जासूसों की अदला बदली के तहत उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। इस अदला बदली की कहानी पर साल 2015 में एक फिल्म भी आई थी, ब्रिज ऑफ स्पाइस। फिल्म में टॉम हैंक्स एक अमेरिकी वकील का किरदार निभाते हैं जिसने इस अदला बदली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। अब इस किस्से को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक काम की जानकारी। चुनाव लौट आए हैं और लौट आई है लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। कर्नाटक की राजनीति का अगर आपको हाल जानना है तो हमारी टीमों को फॉलो कीजिएगा। हमारी टीमें जो हैं वो कर्नाटक का चप्पा चप्पा नाप रही हैं और आपके लिए ग्राउंड से 360 डिग्री कवरेज ला रही हैं। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी मोटी बात के लिए आप लल्लन टॉप को फॉलो करते रहें और हमारी चुनाव यात्रा के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।